सो डॉक्टर साहब, अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो फिर भी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं जी और इसका मतलब कोई और इसके जी कॉजेज जी हैं जी। जी जी अच्छा, उसके अलावा अगर तो अगर किसी को जेनेटिकली मिल रहा है ये हार्ट डिजीजेस, जी जी। तो ये कल ही हमारे यहाँ बात हो रही थी बल्कि, तो वो क्या करे? देखें, एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च आई थी जो कि पब्लिश हुई थी, अमेरिका का बड़ा लीडिंग मेडिकल जर्नल है, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। आपने सुना ही होगा। जी जी। अम, उसमें उन्होंने डिस्कवर किया था कि आपके जो हार्ट की ब्लड वेसल्स भी और जनरली बॉडी की जो वेसल्स हैं वो भी वो जो उनकी लाइनिंग है जिसे हम एंडोथीलियम जी बोलते जी हैं, जी। वो लाइनिंग बनाते हैं सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एंडोथीलियल प्रोजेनिटर सेल्स। वो आपने देखा होगा, सुना, जी आपको आइडिया आई एम श्योर है कि वो जब ब्लड वेसल बनती है तो वो एक्चुअल मैच्योर सेल से पहले वो एक प्रोजेनिटर सेल होता है जिससे फिर एक मैच्योर सेल बनता है और वो वेसल की लाइनिंग बनाता है। जी। और वो लाइनिंग जो है वो एवरी 30 to 40 डेज रिप्लेस होती है। और वो एंडोथीलियल प्रोजेनिटर सेल्स जिसे हम EPCs बोलते हैं, ये मैं ज़रा टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ, लेकिन मोटी सी बात यह है कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं उसकी अंदर की लाइनिंग हर 30 से 40 दिन के बाद नई बनती है। ओके। और उसको नई बनाने वाले जो सेल हैं उनको हम EPC बोलते हैं। उन्होंने शो किया था कि आपके बॉडी में जितने EPC होंगे उतना आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। ओके। और वो बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च आई थी बिकॉज उन्होंने शो किया था कि अगर आपके EPC दुगने हैं नॉर्मल के मुकाबले में तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क आधा है। इनवर्सली जितने वो बढ़ेंगे उतना, अगर वो 10% बढ़ेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क 10% कम हो जाएगा, 20% बढ़ेंगे हार्ट अटैक का रिस्क 20% कम हो जाएगा। और उसके बाद EPC काउंट जो था वो हार्ट डिजीज को क्वांटिफाई करने में ये टेस्ट जो था ये एक एस्टैब्लिश टेस्ट बन गया था। ओके। और वो जो EPC थे वो उसके बारे में ये कहते थे कि जो आपकी स्टैटिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती हैं, वो स्टैटिन दवाइयाँ जो हैं वो EPC काउंट को बढ़ाती हैं। मतलब कि जो वो गोली स्टैटिन खाएगा उससे EPC काउंट बढ़ेगा और जितना EPC काउंट बढ़ेगा उतना हार्ट अटैक का ख़तरा कम होगा। और उसके बाद से फिर ये हमारी अब जो ट्रीटमेंट मोडालिटी बन गई थी कि जिसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है उसको भी हम स्टैटिन देते थे। पहले हम सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को स्टैटिन देते थे, लेकिन अब पिछले तकरीबन 10 साल से हम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वालों को भी स्टैटिन देने लग गए। क्यों? क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बेशक नॉर्मल भी हो तो हम EPC काउंट अगर हम बढ़ा लेंगे तो हमारा रिस्क हार्ट अटैक का कम हो जाएगा। ठीक ये है। बात सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, आपने जो सवाल किया कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वालों को भी हार्ट अटैक होता है, वो इसलिए कि उसका लिंक वो EPC काउंट से भी है। EPC काउंट स्मोकिंग से कम होता है। अब एक आदमी जिसका जो स्मोक करता है उसका कोलेस्ट्रॉल बेशक नॉर्मल है, अब वो स्मोकिंग कर रहा है, उसका EPC काउंट ड्रॉप करेगा, जितना ड्रॉप एक तरफ वो ड्रॉप कर रहा होगा दूसरी तरफ हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो काउंट से वो लिंक्ड है। अब तो इंटरनेशनली इंग्लैंड में या यूरोप में या US में EPC काउंट टेस्टिंग की जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती लेकिन ये की जाती है। बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, इंग्लैंड में भी NHS पे आप नहीं करवा सकते, आपको प्राइवेटली कराना पड़ता है एंड इट कॉस्ट 1200 पाउंड्स, तो वो तकरीबन 5 लाख रुपए का टेस्ट है। लेकिन वो टेस्ट जो है वो आपको बता देता है कि आपका क्या रिस्क है और किधर आप खड़े हैं। आप 5 साल में एक बार करवाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किधर खड़े हैं। सो ये बात आपकी है कि अब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही वो चीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल जिस चीज़ को आगे ख़राब करता है। अब हार्ट डिजीज़ की ट्रीटमेंट बड़ी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चली गई है। हम हर 6 महीने के बाद यूरोप में या अमेरिका में जो हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उस पर हम जाते हैं तो वो पता लगता है कि वो कोई नई चीज़ लेके आ गए हैं। बंदे को ऐसे लगता है कि यार हम तो पाकिस्तान में पिछले 6 महीने से बिल्कुल ही 10 साल पुराना इलाज कर रहे हैं। सही बात। तो बहुत नई चीज़ें आ जाती हैं, बड़ा रैपिडली आ जाती हैं। और अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत होने लग गए हैं। हमारे पाकिस्तानी कॉलीग्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कई चीज़ें अब आ गई हैं। जी जी। सो बहरहाल तो ये बात आई थिंक अंडरलाइंग फैक्टर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पैथोलॉजी है वो ये है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के साथ भी आपको हार्ट अटैक क्यों होता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग खुद से एस्पिरिन खा रहे होते हैं तो वो क्या दिल के लिए सेफ है? जी जी, रोज़ाना लेना ओवर द एज ऑफ 50, वही बात मैं ये फिर वापस ये ब्लड वेसल और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके मैं बात करूँगा कि ब्लड वेसल ओवर द एज ऑफ 50 आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग थोड़ी खुरदरी होनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर खून ने जमना ही जमना। खून बड़ा, आपको पता है, बड़ा गाढ़ा होता है।
आप देखें कुर्बानी का जानवर है, आप ज़िबा करें, जहाँ खून गिरता है आधा मिनट लगता है, जम जाता है। सो वो इसीलिए कि वो बहुत गाढ़ा होता है। सो उसको जितना आप पतला कर लेंगे उतना वो अच्छा चलता रहेगा। तो इसीलिए एस्प्रिन देते हैं, वो खून पतला करती है। वो जितना अच्छा चलेगा उतना क्लॉट का चांस कम है, जितना क्लॉट का चांस कम है उतना हार्ट अटैक का चांस कम है। तो इसलिए हम देते हैं। बिल्कुल। तो दिल के मरीज जो है वो क्या रोज़ा रख सकते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह की चीज़? जी उनके लिए बिल्कुल। नुकसानदेह है, फ़ायदा? नहीं नहीं, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। ऑब्वियसली ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। आपने देखना है कि पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन क्या है और उसकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं। ज़ाहिरी बात है, जब वो रोज़े में होगा वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकेंगे, तो वो चीज़ भी जहन में रखने वाली है। लेकिन आप दवाइयाँ मोस्टली हमारी 2 टाइम ली जाती हैं, तो आप सहरी इफ्तारी में खा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि अगर आपकी कंडीशन के ऐसी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सिवियर या बहुत एडवांस्ड नहीं है, तो आप यू शुड बी फाइन। पानी ना पीना तो वैसे ही कई हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है। हम खुद कहते हैं कि भाई आपने 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना सारे दिन में। तो जो हाँ जी, तो वो रोज़े के साथ तो और भी आसानी हो जाती है, बिल्कुल ही नहीं पी सकते। तो कई चीज़ें हार्ट की जो हैं वो इतना कंडीशन, हार्ट के पेशेंट्स को रोज़ा रखने का प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ या जिनको हार्मोनल कंडीशंस होती हैं उनको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या खाना चाहिए उनको सहरी इफ्तारी में, हार्ट के पेशेंट्स को? देखिए कोई ख़ास ये फ़र्क नहीं है, जो नॉर्मल उनका परहेज़ है उसके मुकाबले में। नॉर्मल परहेज़ भी हम जिस तरह कहते हैं रेड मीट ना लें, फ्राइड फूड्स ना लें, ड्राई फ्रूट्स की इनको अवॉइड करें। ये चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल जो लाइफ में हम कहते हैं हाई फैट कंटेंट है, जिन चीज़ों का आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स, आपके रेस्टोरेंट्स के खाने, आपकी तली हुई चीज़ें, आपका देसी घी, यही परहेज़ वो अपना रमज़ान में भी रखें। क्योंकि करना मुश्किल है, क्योंकि इफ्तारी में क्या होता है, सब कुछ फ्राइड ही होता है। हाँ जी, तो इसलिए आप, लेकिन ये है कि आप फ्रूट चाट खा लें, आप पकौड़े ना खाएं, यू नो आप सालन खा लें, आप साथ समोसे कचौरी ना खाएं, तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। दैट्स फाइन। उसमें डॉक्टर साहब, खानों में जो है वो देसी घी वगैरह कितना यूज़ हो सकता है और मक्खन, ये दिल की सेहत के लिए कैसा है, क्या हकीकत है? देसी घी हम कहते हैं कि अवॉइड करें, वो नहीं। मक्खन भी सिमिलरली वो भी नहीं, बिकॉज ये हाई फैट कंटेंट है और ये आपका बहुत ज़्यादा जाके लिपिड डिपॉजिट्स करता है। आप खुद देखें, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि एक बर्तन जिसमें देसी घी बना हो उसको ज़रा धोने की, एक बर्तन जिसमें देसी घी से खाना बना हो उसको ज़रा धोने की कोशिश करें, कैसे वो चिपकता है बर्तन को। तो वही देसी घी आपकी खून की नालियों में जा रहा है, तो वो जाके चिपकेगा ही। तो और उन नालियों को कौन साफ़ करेगा? बर्तन को तो आप फिर भी मांझ के साफ़ कर लेंगे। सही बात है। तो ये तो दिल के मरीजों के लिए रेड फ्लैग है। हाँ, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा है जी। लेकिन वही बात है, वो रेड फ्लैग और है। आम आदमी के लिए भी रेड फ्लैग है। जी जी बिल्कुल, बिकॉज जाहिर बात है ये चीज़ें आपके जिस्म में ही जाके डिपॉजिट होनी है ना, ये कहीं और तो नहीं जानी, ये तो जिस्म में ही जानी है। तो फिर अगर आपको सामने नज़र आ रहा है कि वो इतनी चिकनाई डिपॉजिट होती है और वो ठीक नहीं होती, तो फिर उसको खाना तो वो तो आ बैल मुझे मार वाली बात है। आखिर में अब हम इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं जी। डॉक्टर औरंगज़ेब सिद्दीक मान साहब, आप क्या हमारी पब्लिक को एक पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हार्ट डिजीज़ से घबराएं नहीं, इसका इलाज मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं है। सो इसका इलाज मौजूद है, इससे घबराएं नहीं। बस सिर्फ यह है कि बर वक्त इलाज ज़रूरी है, क्योंकि एक हद से ज़्यादा बात अगर बढ़ जाए तो फिर उसका इलाज करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है।